तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये कांग्रेस मतलब जो आज के टाइम पे कांग्रेस है वही वाली कांग्रेस, लेकिन उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल का रोल जो है वो यहाँ पर जो है वो फैक्टर रहता है। 1885 में जो है वो हमारी आईएनसी बनी थी। अब ये बन क्यों गई, क्या कारण थे, और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए थी या इसकी जगह कोई और भी बन सकती थी? इससे पहले की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं एक बार। अब यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बात करें आईएनसी की, तो ये नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। मतलब पहले रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो कुछ बेसिक कारण जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से जो कारण थे जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बैकग्राउंड बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले का जो बैकग्राउंड है वो कैसा था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। फॉर एग्जाम्पल बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि कहाँ पर थी, एक तरह से रीजनल थी। ये एक नेशनल आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे, और वो आइडेंटिटी इनको मिली 1885 में इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, बर्थ ऑफ वन नेशन। 1885 में क्लियरली ये कह दिया गया कि वन रूल, दैट इज ब्रिटिश रूल, पूरे नेशन वाइड, यानी कि सभी जगह पे एक कानून होगा। तो इससे क्या है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो लीडर्स थे शुरुआत में, उनको ये लगा कि जब रूल की बात एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, एक रूल एक गवर्नमेंट, तो क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो नेशन वाइड। तो ये भी एक कारण था। थर्ड था कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जब नेशन वाइड कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए कानून सेम बना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अगेंस्ट जाती है तो उसके लिए ये सजा होगी। तो उनको लगा कि जब सबके लिए सेम है तो क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पर बनाई जाए। दूसरा, आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंस। आउटसाइडर्स इन्फ्लुएंस में मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्होंने भारत को प्रभावित किया। इनका जो फेज का स्ट्रगल था, जिसमें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, या फिर लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया, ये सब कंसेप्ट से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो भारतीयों को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई कोई सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस भी है। तो उन सब के डिमांड्स के लिए जो है वो हमें क्या चाहिए, एक नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो ये भी एक कारण था। दूसरा, वेव ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, कि जब हमने सोशल रिफॉर्म्स शुरू किए थे, तो उस सोशल रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, पहला स्टेप था हमारा कि हम खुद पढ़े। दूसरा स्टेप था हम दूसरों को पढ़ाएं। तीसरा स्टेप था कि हमने उनको पढ़ा दिया, अब हमें उन्हें प्लेटफॉर्म देना है। तो फोर्थ स्टेप में हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया रीजनल लेवल पर, लेकिन फिफ्थ स्टेप में उन्हें जो प्लेटफॉर्म देना था वो नेशन लेवल पर देना था। तो नेशन वाइड प्लेटफॉर्म देने के लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, जो कि किस फॉर्म में मिली, आईएनसी फॉर्म में मिली। इसके बाद कॉमन डिमांड्स, ठीक है, कि जब हम नेशन वाइड एक वन पार्टी बनाएंगे तो उससे क्या है कि हमारी सबकी कॉमन डिमांड्स जो है वो रेज्ड होगी सरकार के आगे। क्यों? क्योंकि अगर रीजनल होती थी तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि आप रीजनल डिमांड लेकर आए हो, हम नहीं सुन सकते। हमें अगर आप कोई डिमांड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसे कम से कम एटलीस्ट आप नेशन वाइड लेकर आओ, तब भी उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो इसलिए भी उन्होंने क्या किया कि एक नेशन वाइड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। देन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब बात की जा रही है वन गवर्नमेंट की, तो वन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मद्रास से ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल की एसोसिएशन बन गई एक, वो भी बंगाल में, बाकी नेशन वाइड कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, तो उससे क्या है, बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो पूरे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए भी एक आईएनसी जो है वो बनी, ताकि नेशन वाइड रिप्रेजेंटेशन को जो है वो प्रमोट किया जा सके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। भारत को 1853 में जो है वो पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने अवगत करवाया था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने मॉडर्न, ऐसे तो भारत में पहले से डेमोक्रेसी थी, वेदों वेदों में देखते हैं तो डेमोक्रेटिक कल्चर था। उससे पहले अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे एक अर्बनाइज सोसाइटी थी। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम था वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो 1853 में भारत में इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट। तो ये मिनी पार्लियामेंट में जो है वो हमारे जो लीडर्स थे उनको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि अगर हमें क्या करना है, लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। और इनको रियलाइज हो गया था कि अगर हमें सरकार में पार्टिसिपेशन चाहिए तो हमें भी जैसी सरकार है एक, वैसी एक पार्टी भी चाहिए, ताकि सब लोगों का जो है वो शेयर सरकार में हो। रीजनल कनेक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट। रीजनल कनेक्टिविटी कैसे, जैसे मद्रास, बंगाल। अब मद्रास अपने में बिजी है,
बंगाल अपने में बिजी है और बॉम्बे अपने में बिजी है। इनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा? एक भारत के साथ। तो एक भारत मतलब एक एक पार्टी, तो वो कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से बूस्ट अप हुई। दूसरा वेरियस अपराइजिंग। वेरियस अपराइजिंग की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसान जो उस टाइम पे पीजेंट अपराइजिंग हो रही थी, ट्राइबल अपराइजिंग हो रही थी, तो ये अपराइजिंग्स क्या थी? रीजनल थी। लेकिन इन अपराइजिंग्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड थे, जो वो लोग थे जो बिलीव करते थे कि संविधान से सॉल्यूशन निकल सकता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रमोट किया कि हमें क्या चाहिए? एक वन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। दूसरा जो लास्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन, यानी कि जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है वो तभी प्रमोट होगा या तभी बहुत अच्छे से प्रमोट होगा जब हमारे पास क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? कॉमन डिमांड्स को सरकार के सामने रखेंगे, तो सरकार उन कॉमन डिमांड्स पर ध्यान भी देगी। अगर हम सब अपनी अपनी डिमांड्स लेकर जाएंगे तो सरकार भी क्या कर सकती है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो कर सकती है, जो सरकार ने किया भी। तो अब चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि आईएनसी जो है वो 1885 में बनी। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 1885 में यहाँ पर, तो एक पर्सनालिटी थे जिनका नाम था एओ होम। ये जो पर्सनालिटी है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। होम जो थे उस टाइम पे ये शिमला में थे और ये ब्रिटिश रिटायर्ड सर्वेंट थे। अब एक ब्रिटिश रिटायर्ड सर्वेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज बनती है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने कहा कि ये पार्टी ब्रिटिशर्स ने बनाई खुद को बचने के लिए, ठीक है, खुद को बचाने के लिए, ताकि जो है वो एंटी ब्रिटिश वेव नहीं स्प्रेड हो। दूसरा, ये एक पर्सनैलिटी ये हो गए। दूसरे लीडर्स सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस ये दो पर्सनालिटीज है जिन्होंने जो है वो कांग्रेस के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये दो लीडर्स के नाम याद रखना, और इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था दादा भाई नरोजी ने। जो दादा भाई नरोजी थे उन्होंने इन्हें जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। लीडर्स की अगर हम बात करें, दो पर्सनालिटीज 1885 में ये जब बनी यहाँ पर, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि थ्योरीज रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मेंस का पार्ट है, क्वेश्चन मेंस बेस बनता है। तो पहली जो थ्योरी थी वो थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये कहा कि ह्यूम ने, ठीक है, जो ह्यूम था, इसने क्या किया? आईएनसी को बनाया टू सेफ गार्ड ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश को बचाने के लिए, ब्रिटिश अंपायर को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें जो है वो ब्रिटिशर्स की रियलिटी का पता चल रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ से जो है वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो डिसकंटेंट जो है वो रेज हो रहा था अमंग इंडियंस। तो उसको उस तरह से देखा जाए तो उन्होंने क्या किया कि एयू हुम ने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें जो है वो उन्होंने प्रोटेक्ट किया ब्रिटिश अंपायर को। तो ये कहते हैं, तो इसलिए जो ये डिसकंटेंट जो इंडियंस में हो रहा था, फिर ये पार्टी क्या करेगी? ये पार्टी जो है वो एक मीडियम बनेगी ब्रिटिश सरकार के बीच में और कॉमन आदमियों के बीच में, ताकि जो है वो कॉमन आदमियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और कोई अपराइजिंग ना हो, कोई एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स ना बने। तो ये थी सेफ्टी वॉल थ्योरी, जो किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। देन उसके बाद दूसरी है कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी। ये कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, ये थ्योरी दी थी आरपी दत्त ने। आरपी दत्त ने ये थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी में ये कहा गया है कि आईएनसी की जो फॉर्मेशन है वो एज अ कॉन्स्पिरेंसी हुई है, जिसमें मेन टारगेट था कि जो पॉपुलर अपराइजिंग्स जो भारत में हो रही थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, लाइक डक्कन राइट्स, ठीक है, डक्कन राइट्स हो रहे थे, और साथ में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थोड़ी बहुत शुरू हुई थी उसको एड्रेस करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, ताकि इन्होंने ये कहा था कि मिडिल क्लास जो पीपल थे उनको हम, सरकार ने बिलीव किया था कि मिडिल क्लास जो पीपल है उनको हम अपनी साइड ले लेंगे, ताकि अगर कॉमन पीपल रिवोल्ट भी करते हैं तो ये मिडिल क्लास जो है वो सरकार को सपोर्ट करेंगे। और ऐसा हुआ भी। अगर आप देखते हो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल था, उसमें जो है वो आईएनसी के जो लीडर्स थे उन्होंने कांग्रेस उसने उन्होंने जो है वो सरकार को सपोर्ट किया। देन उसके बाद थर्ड थ्योरी है वो है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है ये दी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा है इसमें कि आईएनसी का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो पॉलिटिकली कॉन्शियस लीडर्स का था। मतलब जो पॉलिटिकली कॉन्शियस लीडर्स थे उन्हें ये पता था कि हमें एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा, एंड उन्होंने क्या किया? एयू होम का यूज किया। उन्होंने एयू होम का यूज किया एज अ शील्ड
मतलब शील्ड की तरह जो है वो होम का यूज किया टू प्रोटेक्ट आईएनसी फ्रॉम अर्ली रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पर कहानी क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती थी, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलती है तो ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी। अब वो रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, फैक्टर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस लग रही है। अब आप एक नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बना दोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अगेंस्ट बोलेगी तो सरकार क्या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी? तो जब सरकार उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, ठीक है, तो इन दैट केस अब रिस्ट्रिक्शन से बचाना है उसको, अदरवाइज नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फायदा क्या हुआ अगर उसको बैन कर दिया? तो इसलिए ये कहा इन्होंने, गोखले ने, कि इन्होंने एक ब्रिटिशर की हेल्प ली। इन्होंने कहा कि आईएनसी ने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश जो एयू होम था, इसको शील्ड की तरह काम किया ताकि सरकार जो है, सरकार को ये लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिटिश सर्वेंट ने बनाई है, इट वॉज नॉट फॉर्म्ड बाय इंडियन डायरेक्टली, तो जिससे जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो है वो इस थ्योरी का बेस था और ये इंपॉर्टेंट आता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई 1885 में, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो पहला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें नेशनल लेवल पर डिस्कशन करनी है। हर साल मीटिंग होती थी आईएनसी की एक, और उस मीटिंग में नेशन वाइड के लोग बुलाए जाते थे, तो वहां पर डिस्कशन होता था कि जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज है उनको डिस्कस किया जाता था। फिर उसके बाद कॉमन डिमांड्स को जो है वो सरकार के सामने रखा जाता था। मेन जो टारगेट था इनका वो था प्रमोट करना यूनिटी और ब्रदरहुड को अमंगेस्ट इंडियंस। यहाँ पर डिफरेंट, हर मोड पर जाकर देखते हैं तो कल्चर और बोली चेंज हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बीच में एक यूनिटी और ब्रदरहुड प्रमोट करना मेन टास्क था, तो जो वो आईएनसी ने फॉलो किया। देन उसके बाद स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, सिर्फ यूनिटी और ब्रदरहुड तक ही लिमिट नहीं रखना है, स्प्रेड भी करना है नेशनलिज्म को। दूसरा मासिस अवेकनिंग, कैसे करोगे? जब हम मासिस यानी कि आम लोगों को अवेक करोगे, उन्हें बताओगे कि फ्रीडम स्ट्रगल है कुछ, तो ये सब टारगेट इनका था। देन इक्वालिटी और यूनिफिकेशन को प्रमोट करना। साथ में ये याद रखना, शुरुआत में आईएनसी का टारगेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टारगेट सोशल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं था। शुरुआत में इनका टारगेट था जस्ट फॉर पॉलिटिकल फंक्शंस, कि इन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इन्हें जो है वो जो गवर्नमेंट को जो है वो बताना है, कॉमन डिमांड्स रखनी है, लेकिन सोसाइटी में रिफॉर्म्स की बात इन्होंने नहीं की। उसके बाद आईएनसी की मीटिंग की बात करें या वर्किंग की बात करें, तो हर साल सेशन होता था आईएनसी का, और हर साल एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था। एक पॉइंट याद रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल सेशन हो रहा है बॉम्बे में, अगर बॉम्बे में सेशन हो रहा है तो बॉम्बे का प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट कहीं और का होगा। सेम एज इट इज। तो इसके रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन जो था, जो रूल था, वो ये कि आईएनसी का सेशन जहां पर होगा उस जगह का जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर कोई डिसीजन फुल मेजोरिटी के साथ जाता है, 80% मेजोरिटी के साथ, 90% मेजोरिटी के साथ, तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा या उसके ऊपर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि मॉडरेट्स हैं, सारे मॉडरेट्स डोमिनेट है तो सिर्फ एक ही डिसीजन ले लिया जाए, या एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटेड है तो वही डिसीजन लेंगे। नहीं, इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिसीजन लेंगे जहां पर तर्क वितर्क जो है वो प्रॉपर होगा, यानी कि डिबेट और डिस्कशन दोनों जो है वो रेजोल्यूशन का पार्ट रहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी 1885 में, तो उसके बाद की जो फेज थी, अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्र ने उसको डिस्क्राइब कर रखा है 3 पार्ट्स में। बिपिन चंद्र एक हिस्टोरियन है और एनसीईआरटी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और बिपिन चंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से बिलोंग करते थे, एक हिस्टोरियन जिन्होंने ये एनसीईआरटी लिखी है। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। अब जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। एक 1885 से लेकर 1910 यानी कि मॉडरेट फेज। यहां पर मॉडरेट इसको इसलिए कहा क्योंकि यहां पर जो आइडियोलॉजी थी वो मॉडरेट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यहां पर फॉलो किया था। सेकेंड फेज है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि यहां पर हमने जो है वो एक तरह से जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा, जिसमें यंग लीडर्स ने कहा कि हमें डायरेक्ट आज़ादी चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, इन्होंने कहा कि कोई पेटिशन फाइल नहीं करनी, हम हड़ताल करेंगे। उसके बाद थर्ड फेज आती है गांधीयन फेज, कि गांधी की जी की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बेस्ड जो हमारा स्ट्रगल था उसको बोलते हैं गांधीयन फेज। तो ये अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडरेट फेज, तो आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर की अकॉर्डिंग टू द बिपिन चंद्र। जो फेज है 1885 से लेकर 1910 की, दैट इज मॉडरेट फेज। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं या आंसर को शुरू कर सकते हैं। देन
नेशनलिज्म अब जो हम पढ़ेंगे, मॉडरेट लीडर्स पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे, गांधीयन फेज को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तो सिर्फ एक पार्टी बनी, फिर नेशन वाइड और पार्टीज बननी शुरू हुई। साथ में सीक्रेट एसोसिएशंस भी देखेंगे कि कौन कौन सी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी कि पूरा का पूरा नेशनलिज्म जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो अभी, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भारत में जो है वो नेशनलिज्म रेज्ड हुआ। कौन कौन से वो फैक्टर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो भारत में जो है वो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और ये जो आंसर है, इसका आंसर आपको कल क्लास से पहले जो है वो हमारे ग्रुप जो है क्लास ग्रुप उसमें भेजना है, और आपको जो है वो ये 120 वर्ड्स में लिखना है। तो जो पहला सेशन था आईएनसी का वो बॉम्बे में हुआ था, और 72 डेलीगेट्स ने जो है वो इसको अटेंड किया था। यानी कि 72 डेलीगेट्स थे और पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था डब्ल्यूसी बैनर्जी ने। डब्ल्यूसी बैनर्जी। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जो सेशन मैं बता दूंगा आपको उसका नाम अपने माइंड में फिट कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो है वो सेशन से लिंकअप करके आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? हो सर। तो अब नो जो सर। नेक्स्ट फेज है वो है मॉडरेट फेज। यानी कि एक ऐसी फेज जिसमें जो आइडियोलॉजी थी वो मॉडरेट आइडियोलॉजी थी। मॉडरेट, हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपनी लाइफ में भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, एक मॉडरेट फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल रहो, एवरेज बिल्कुल, जिसमें जो है वो इन्होंने ये आइडियोलॉजी यहाँ पर जो है वो डोमिनेट करेगी। इसमें हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना पूरा का पूरा, वो एक इस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, मॉडरेट। इसमें कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करेंगे, हम पेटिशंस लेकर जाएंगे, हम रेफरेंडम निकालेंगे, ताकि हम एक कॉमन डिमांड सरकार के सामने रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो ये जो लीडर्स हैं, ये कुछ लीडर्स के नाम है, ऐसा नहीं, और भी इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंदा मोहन बोस और डीई वाचा। ये कुछ पर्सनालिटीज है जिनको मॉडरेट्स कहा जाता है, मॉडरेट लीडर्स। यानी कि इनकी आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पर बेस थी। इन्होंने कहा था कि हमारा विश्वास सरकार में है, हमारा विश्वास जो सरकार कानून बना रही है उसके ऊपर है, यानी कि सरकार जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर है। तो इनके फीचर्स देखे कि इस आइडियोलॉजी, मतलब ये जो पूरी की पूरी फेज थी, इसके फीचर्स क्या थे। तो पहला, सरकार में फेथ। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, ये संविधान यानी कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोग थे। और इसका कारण पता क्या था, कॉमन सा कारण था। इन्होंने कहा कि यार अभी हम 20 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर 20 लोग, हम सिर्फ 20 लोग सरकार के अगेंस्ट डायरेक्ट चले जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, हमें पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। फिर जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है उसको कौन चलाएगा अगर हम लोग ही जेल में चले गए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार में बिलीव किया कि सरकार भी चेंज करेगी और हम भी उसमें सहयोग करेंगे, ताकि हम रिफॉर्म्स अपनी सोसाइटी में लेकर आ सके। दूसरा, इन्होंने फोकस किया रिफॉर्म्स की तरफ। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये 20 लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर में पढ़ गए, वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन में पढ़ लिख गए। देन उन्होंने इसके बाद क्या किया, अदर जो बाकी 100 पीपल थे या 80 पीपल थे, मासिस जो कॉमन, उनको पढ़ाना शुरू किया। तो एजुकेशन देखते हैं, सबने एजुकेशन स्प्रेड करी मासिस में। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ज्योतिबाई फुले का एग्जांपल, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एग्जांपल, या फिर दादा भाई नौरोजी का, या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी का, तो इन्होंने अपने लेवल पर एजुकेशन को जो है मासिस तक प्रमोट किया। इन्होंने कहा कि विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन, इन सबको प्रमोट किया जाए ताकि सोशल रिफॉर्म्स हो और अवेयरनेस सोसाइटी में आए। नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल स्टेप बाय स्टेप, साइड बाय साइड चलता रहेगा। उसके बाद डिमांडेड मोर रिप्रेजेंटेशन। देखो, जब ये बनी ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी, तो मेन टारगेट तो एक ये भी था कि नेशन वाइड रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन किस में चाहिए, सरकार में चाहिए। तो इन्होंने सरकार को कहा भाई सीट्स जो है वो एक्सपैंड करो, अपनी जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है, इसमें हमें सीट दो, इसमें हमें सीट चाहिए। तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या देखा जाता है, फिर एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी देखा जाता है। डिमांड्स क्या थी इनकी, मॉडरेट्स की अगर हम डिमांड्स की बात करें, तो सबसे पहली डिमांड जो इनकी थी वो थी रिडक्शन इन टैक्सेस एंड रेवेन्यू। इसका एग्जाम्पल अब देखो, अगर आप मॉडरेट्स की डिमांड लिख रहे हो वहाँ पर,
तो आप ये लिख रहे हो कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू या रिड्यूसेस टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, तो इसमें कैसे? तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखोगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नरोजे ने 1901 में। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत से जो वेल्थ है वो कहाँ जा रही है, ब्रिटेन की तरफ ड्रेन हो रही है। तो आप इसको साथ में एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि मोर रिप्रेजेंटेशन, कि हमें सरकार में भागीदारी चाहिए। नो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि भारत में जो है वो आप इकोनॉमिकली जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे। एक तो पॉलिटिकली सोशली तो होता ही आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली जो आप कर रहे हो ये नहीं करोगे। क्यों? तो कर कैसे रहे हैं कि इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी वो खर्चा कर रही थी किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं खर्चा कर रही थी, हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं इनिशिएटिव ले रही थी, ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो इसलिए जो मॉडरेट्स थे इन्होंने कहा कि सर जो आपने ये बजट, मिलिट्री बजट जो बढ़ा रखा है ना, इसको थोड़ा कम करो, इसको एजुकेशन की तरफ लेकर जाओ, इसको हेल्थ की तरफ लेकर जाओ, जो फेमाइंस हो रही है उसकी तरफ लेकर जाओ। तो ये इनकी डिमांड्स थी। इन्होंने लेटर फेज में मॉडरेट्स ने स्वराज भी मांगा। स्वराज मतलब, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि लाइक आइडियोलॉजी, मतलब इनके लिए जो स्वराज का जो मतलब था वो ऐसा था कि जैसे अदर कॉलोनीज में है, मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है लेकिन क्राउन रूल चल रहा है। मतलब क्राउन जो है वो क्राउन के थ्रू नॉमिनेशन, क्राउन अपने पर्सन को नॉमिनेट कर रहा है इंडिया से ही और वो रूल कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ रूल जो है वो ये मॉडरेट्स डिमांड करते हैं। और इसमें एक सेशन आता है जो अभी कवर करेंगे हम, 1906 का सेशन, जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नरोजी ने। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आईएनसी ने जो है वो ऑफिशियली डिमांड करी थी स्वराज की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार चाहिए, तभी तो हम अपनी डिमांड्स रख पाएंगे। तो ये इनकी ये भी इनकी एक डिमांड थी। दूसरा, ये चाहते थे कि जो सेपरेशन है जुडिशरी का उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो, यानी कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मुझे बताओ कि कौन सा आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान का ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ये आर्टिकल है जो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? ये पूछा गया है यूपीएससी में भी और एचएएस में भी और सीडीएस वगैरह एग्जाम्स में भी, इवन लाइक एफकैट में भी क्वेश्चन आ रखा है। सर आर्टिकल 50। आर्टिकल, किसने बोला ये आर्टिकल 50? मैंने बोला सर। ओके। देन इसके बाद तो यहाँ पर इन्होंने भी, मॉडरेट्स ने भी कहा कि क्या करना है, हमें सेपरेट करना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, तो सरकार के सामने डिमांड रखी। देन उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, जो इंग्लैंड में होता था, इन्होंने कहा कि उसको भारत में इंट्रोड्यूस कराओ। अब भारत के लिए सिविल सर्वेंट अपॉइंट कर रहे हो लेकिन पेपर कहाँ ले रहे हो? इंग्लैंड में। अब जैसा आज के टाइम पे हो जाएगी, यूपीएससी बोले मैं एग्जाम लूंगी इंग्लैंड में जाके, लेकिन अपॉइंट कहाँ होने हैं? भारत के लिए अपॉइंट होने हैं। तो इन्होंने कहा कि सर ऐसा नहीं करो, इंडिया में ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद इंडियनाइजेशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जा रहा है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि आप जो हो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बाहर से क्यों लेकर आ रहे हो? भारतीयों को, जब जब भारतीय लोग पढ़ रहे हैं तो इन्हें चांस दो, एग्जाम भारत में करवाओ। और साथ में ये भी कहा कि जो सिविल सर्विसेज की एज है उसको थोड़ा कम करो। डिस्कशन एंड वोटिंग राइट्स ऑफ द बजट, मतलब ये मांग रहे थे कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें क्या चाहिए? वोटिंग राइट भी चाहिए। आप हमें ऐसा मत करो कि सरकार में बिठा दोगे, जाके सरकार में बिठा रहे हो तो हमें बोलने का अधिकार भी दो। अगर कोई रेजोल्यूशन हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई डिबेट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम भी बोलेंगे और हमारी बात भी सुनी जाए। तो ये सब राइट्स भी जो है वो इन्होंने डिमांड की। तो ये मॉडरेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी। कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें कि मॉडरेट्स के कंट्रीब्यूशन क्या थे, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने इकोनॉमिकली जो है वो ब्रिटिशर्स को एक्सपोज किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही है। और तीन नाम है, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और एमजी रानडे। ये तीनों जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली एक्सपोज किया। ये तीनों के नाम याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। और ये टर्म भी, ये जो लाइन है यहाँ पर इकोनॉमिक क्रिटिक की, ये पूछी जाती है पेपर में। आरसी दत्त, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लास्ट ईयर भी बुक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो अगर किस्मत बुरी है तो हिस्ट्री की बुक्स भी पूछी जा सकती है। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर मेन डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए ये कह रहे थे, मतलब जो इन्होंने डिमांड की थी
कि आपको आर्मी एक्सपेंडिचर कम करना है, तो मॉडरेट्स ने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो ठीक है यार, कुछ नहीं बोल रहे, एक्सपेंडिचर कम ही करना है, कर दो थोड़ा सा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो इतना सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो पहला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था यूके में, ठीक है, वहां से ये एक्ट आया। और इस एक्ट में ये कहा गया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू द कैबिनेट अंडर पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पोर्टफोलियो यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है वो 1859 में कैनिन ने ऑलरेडी कर दी थी, इन्होंने भी यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर फोकस किया इस एक्ट के अंडर। उसके बाद साथ में इंश्योर किया गया कि इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सरकार में की जाए। तो 3 इंडियंस नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐड हुए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में ऐड हुए थे। और वो कौन कौन थे? सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला, ये 3 पर्सनैलिटीज जो है वो यहाँ पर ऐड हुई थी। साथ में इस एक्ट के थ्रू फॉलो की गई थी पॉलिसी, जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ से जो मद्रास और बॉम्बे थी उसकी पावर को रिस्टोर किया गया। प्लस बाद में लेटर फेज में न्यू काउंसिल्स बनाई गई, लाइक बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी। और इनके ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स मैं आपको सीक्वेंस वाइज में कवर करवा दूंगा, तो वहाँ अच्छे से कवर हो जाएंगे। साथ में इस एक्ट के अंडर अब देखो वॉइस रॉय को बहुत सारी पावर मिल गई। जब वॉइस रॉय को इतनी सारी पावर मिल गई, ठीक है, रिगार्डिंग द आप डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, प्लस साथ में आप कह रहे हो कि वॉइस रॉय भारत का के लिए जो है वो मैनेज करेगा सारे अफेयर्स को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको असिस्ट करेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साथ में क्राउन की भी हेल्प करेगा। तो ये सब जब कंसेप्ट यहाँ पर चल रहे थे, ये सब फैक्ट यहाँ चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर ये कहा गया कि वॉइस रॉय को जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी जाए। ऑर्डिनेंस मतलब कि वॉइस रॉय को अगर इमीडिएटली कानून बनाना है तो वो बना सकता है, और उसकी जो ड्यूरेशन थी वो 6 महीने की थी, कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और उस केस में ब्रिटेन जो है वो नहीं बना सकती कानून, तो वहां पर जो है वो वॉइस रॉय कानून बना सकता है। और सिमिलर फिनोमेना जो है वो आज भी हमारे टाइम में फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल बताओ मुझे जल्दी जल्दी कि कौन कौन से आर्टिकल्स है ये दोनों जो ऑर्डिनेंस से लिंक करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टाइम कम है। सर 123, सेकंड आर्टिकल ये तो प्रेसिडेंट का हो गया, दूसरा आर्टिकल कौन सा है? 213 गवर्नर। 213 गवर्नर के लिए। तो ये दो आर्टिकल्स जो है वो साथ में याद कर लेना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन अंडर आर्टिकल 123, और गवर्नर की मेंशन होती है 213 के अंडर। इसके बाद जो दूसरा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एग्जीक्यूटिव, यहां पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बोथ सेंट्रल लेवल पर भी, जिसमें सेंट्रल लेवल पर यह कहा गया कि 10 मिनिमम मेंबर होंगे और मैक्सिमम 16। जो प्रोविंशियल थी उसके जो है वो एक तरह से बात करें तो उसमें कोई ऐसी एवरेज एक नहीं था, उसमें अलग अलग अकॉर्डिंग चले थे प्रोविंसेस के। दूसरा, यहाँ पर जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, यानी कि इंक्रीज किए हैं। थर्ड पॉइंट, लेकिन इसके बाद भी इंक्रीज तो कर दिए, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी किसके पास रहती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। हम लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमें चाहिए बजट के ऊपर डिस्कशन वोट। बजट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? हरलीन मैम, बजट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? सर नहीं पता। ज्योति मैम? सर 1858 में। 1860 में। 1860 में। 1860 में पहली बार जो है वो बजट जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहां पर देखो सरकार, उसके बाद इंडियन लीडर्स ने क्या कहा कि सर हमें बजट पे डिस्कशन चाहिए, हमें बजट पे वोट चाहिए। तो यहां पर डिबेट ओवर द बजट अलाउ किया था, कि बजट के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, कि अगर बजट इंट्रोड्यूस कर दिया, चलो उसके ऊपर चर्चा कर लो कि यार बजट में इतना पैसा उधर दे दिया, इतना पैसा उधर दे दिया, इतना पैसा उधर दे दिया, लेकिन वोट करने का नहीं था। जब वोट करने की पावर नहीं थी तो डिबेट का फायदा क्या था? चर्चा जितनी मर्जी कर ले, जब वोट करने की अधिकार नहीं दिया तो फिर कोई फायदा ही नहीं था उसका। साथ में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आस्क करने का, अगर लाइक काउंटर क्वेश्चंस होते थे वो भी करने से मना कर दिया कि आप नहीं पूछ सकते, यानी कि जो आज के टाइम पे सरकार से पूछा जा सकता है वो वहां पर कुछ नहीं था।
पहली बार इलेक्शन का कंसेप्ट भारत में आया और उसमें भी ये कहा गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो देखो हम मांग रहे थे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके लिए इलेक्शन होने थे, पहले तो नॉन ऑफिशियल अपॉइंट होते थे, तो इन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस के थ्रू करवाएंगे, लेकिन वो इलेक्शंस भी कौन से होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। 1892 का जो एक्ट था जहां पर सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन आए, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। देन इसके बाद ड्रॉबैक्स कि जो मॉडरेट फेज थी ये क्यों फेल्ड हो गई या इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहला यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कंसर्न बहुत लिमिटेड थे। बंगाल पार्टीशन 1905 में जो हुआ, और कहीं ना कहीं आम लोगों को ये उम्मीद थी कि मॉडरेट्स जिनका विश्वास सरकार में है, मॉडरेट्स जिनकी बात सरकार थोड़ी बहुत सुन लेती है, तो वो बंगाल पार्टीशन को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुनती है, तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा, बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, यानी कि यहां से वो एजुकेटेड इंडियंस का बर्थ होता है जो बिलीव करते हैं डायरेक्ट स्ट्रगल में, कि हमें डायरेक्ट स्ट्रगल चाहिए, डायरेक्ट स्वराज चाहिए। और इसमें जो लीडर्स के नाम आते हैं वो 3 लीडर्स के नाम यहां पर आते हैं, बाल, लाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लीडर्स ने जो है वो मासिस तक जो है वो अपनी जो है वो डिमांड्स, अपने जो इनिशिएटिव्स थे उनको मासिस तक पहुंचाया, अपनी आइडियोलॉजी को मासिस तक पहुंचाया। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पॉपुलर लीडर्स थे। मोर डिमांड्स लेस रिजल्ट, मॉडरेट्स ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा डिमांड्स की थी लेकिन उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। हमने कहा था रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि देंगे, लेकिन कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। मतलब फिर भी लोग इलेक्ट नहीं कर रहे, उसको इलेक्ट करेंगे प्रोविंसेस के राजा लोग या बड़े बड़े लोग इलेक्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, जिसमें लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। मासिस का पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें इस फेज में वो बहुत कम था। हमने देखा है कि मॉडरेट्स जो लीडर्स थे वो एजुकेटेड थे, तो यहाँ पर वही अप्रॉक्सीमेट 20 वाला कंसेप्ट लेकर चलते हैं कि 80 लोग जो थे मासिस वाले, जो कॉमन पीपल थे उनको पता ही नहीं था अभी कुछ, लेकिन ये 20 लोग थे, मतलब लिमिटेड। तो ये जो मॉडरेट फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी थी ये वेरी लिमिटेड पीपल तक थी, और वो भी कौन से, एजुकेटेड हायर सेक्शन वाले लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो वॉइस रॉयज का है। तो वॉइस रॉय सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन 1862 से लेकर 64, जिसमें हमने शिमला समर कैपिटल देखी थी। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से लेकर 69, जिसमें पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी थी, किसके केस में, अफगान के केस में। उसके बाद लॉर्ड मयो 1869 से लेकर 72, ओनली वॉइस रॉय असैसिनेटेड इन ऑफिस, इसको जो है वो ऑफिस में ही मार दिया गया। और यहाँ पर जो सेंसस हुआ था, इन्होंने फर्स्ट सेंसस करवाया था 1871 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 76, फेमस कूका मूवमेंट ऑफ पंजाब इनके टाइम पे हुई। और ये जो लॉर्ड मयो है इनको मारा था शेर अली ने, कहाँ पर मारा था, पोर्ट ब्लेयर में। तो ये पर्सनैलिटी का नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880, दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हुआ था, और फेमाइन, तो एक तरफ फेमाइन चली है, दूसरी तरफ दिल्ली दरबार, कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया था। देन उसके बाद लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। देन उसके बाद लॉर्ड डफरिन, डफरिन के टाइम पे बनी थी फॉर्म आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के जो हमारे गवर्नर जनरल है उनके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से हम अपनी स्ट्रगल को लेकर चलेंगे, फ्रीडम वाले। तो सबसे पहले आते हैं लॉर्ड लैम्स्ट्रॉम। इनका जो टाइम था वो था 1888 से लेकर 1894 तक। तो इनके टाइम पे आया था ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया तो उस टाइम पे भारत के वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना ये थे लॉर्ड लैंडस्टॉर्म। दूसरा, इनके टाइम पे डुरांट कमीशन बना था, 1893 में ये कमीशन बना था, जिसने क्या किया था, बाउंड्री लाइन बनाई थी किसके बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान। और अगर हम प्रेजेंट टाइप में बात करें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर अभी शेयर किया जाता है उसकी लेंथ कितनी है, किसी को पता है? 100 Sir, 400. 106 100. किलोमीटर, 106 किलोमीटर जो है उसकी लेंथ है।
और इस ये जो बाउंड्री कमीशन है इसका नाम जो है या बाउंड्री जो लाइन है उसका नाम है डुरांड लाइन। तो बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डुरांड लाइन है। दूसरा इनके टाइम पे आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस एक्ट को लेकर जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इस एक्ट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इनके टाइम पे दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1891 में। यहाँ पर दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था जिसमें जो है वो चाइल्ड मैरिज को, जो चाइल्ड जो लेबर थी उसको पूरा यहाँ पर बैन किया गया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, 12 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे। थर्ड है यहाँ पर 1890 में जो इनके टाइम पे हुआ था वो था कि यहाँ पर एक तो हम आईएनसी के सेशंस देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए। दूसरा कदम्बिनी गांगुली, ये नाम याद रखना, कदम्बिनी गांगुली फर्स्ट वुमेन अटेंडेड द आईएनसी सेशन। ये पहली महिला थी जिन्होंने आईएनसी का सेशन अटेंड किया था 1990 में, और ये सेशन हुआ था कलकत्ता में। इसका जो प्रेसिडेंट था वो था फिरोज शाह मेहता। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन दूसरा है वो है 1893 का सेशन। यहां पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, और यहां पर जो है वो तिलक ने जो है वो नौरोजी से डिमांड की थी स्वराज की। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट को पढ़ते हैं। तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट था वो था 1881 का और दूसरा था 1891 का। पहले एक्ट के फीचर्स देखें तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया इंप्रूव करने का वर्कर्स की कंडीशंस का या लेबरर्स की कंडीशन का। तो पहला पॉइंट जो है वो है चाइल्ड लेबर। 7 साल से कम के बच्चों को मना कर दिया कि वो जो है वो कंपनीज में काम नहीं करेंगे। दूसरा चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रंस बिटवीन 7 से 12 साल के बच्चे जो है वो मैक्सिमम 9 घंटे काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तीसरा कहा गया कि 1 घंटे का रेस्ट होगा सभी के लिए। चौथा ये कहा गया कि महीने में 4 लीव्स होंगी, 4 दिन की छुट्टी जो है वो महीने में दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाएगा, इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, जो क्या करेगा, फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स है उनकी कंडीशंस के बारे में जो है वो पूरी इंक्वायरी करेगा, ध्यान रखिएगा। बट कंडीशन ये है कि ये जो फीचर्स थे ये अप्लाइड कहाँ पर थे, ओनली फैक्ट्रीज यूजिंग मशीनरीज या मैकेनिकल पावर मशीनरीज बड़ी बड़ी, और वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो 100 से ज़्यादा नहीं है, नॉट लेस देन 100। मतलब ये वहां पर अप्लाई होगा जहां पर नॉट लेस देन 100 एम्प्लॉयज है। और साथ में क्या है यहाँ पर कि बड़ी बड़ी मशीनरीज या फैक्ट्री जो है कि इंजन जो है वो जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या किया, अपने जो वर्कर्स थे उनकी जो है वो रियल कितने स्ट्रेंथ है वो उसको जो है वो डिस्कस ही नहीं किया। तो ये जो फ्लॉज थे, चैलेंजेस थे। तो इसके बाद इमीडिएटली जो है वो दूसरा एक्ट भी आ गया 1891 में, जिसमें ये कहा गया कि जो मिनिमम एज है वो 7 से लेकर अब जो है वो 9 या फिर 12 कर दी गई। इसको एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर ये 12 ईयर्स आई थिंक। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिड्यूस किया गया वर्किंग आवर को, जिसमें ये कहा गया कि वर्क बच्चों के लिए जो 9 घंटे है उसको अब 7 घंटे कर दो। साथ में जो वुमेन है उसके लिए जो वर्किंग जो आवर्स है वो 11 कर दिए। साथ में ये कहा गया कि 1 घंटे की छुट्टी भी दी जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट वीकली हॉलीडे भी होगा, एक वीकली हॉलीडे होगा। और ये कहा गया कि ये जो कानून है वो ब्रिटिश ऑन टी एंड कॉफी प्लांटेशन पर नहीं लगेगा, जहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और जहां से जो है वो ब्रिटिशर्स की सबसे ज्यादा इनकम आ रही थी, उस जगह पर ये कानून नहीं लगेगा, ऐसा जो है वो कहा गया। इसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड। इनका जो टाइम था वो था 1894 से लेकर 1899 तक। इनके टाइम पे बुबोनिक प्लेग, बॉम्बे की फेमस जो है वो ये प्लेग है जो बॉम्बे में स्प्रेड हुआ, और इससे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर मारे गए 1896 में। दूसरा डक्कन सभा, ये पूछा गया है पेपर में कि डक्कन सभा किसने बनाई थी। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1895 में। ग्रेट फेमाइन, बुबोनिक प्लेग के बाद 1896 और 97 की ग्रेट फेमाइन यहाँ पर देखी गई है भारत में। और पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमने बात की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी, तो यहाँ पर 1897 में जो है वो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। असैसिनेशन ऑफ रैंड एंड आयरिस्ट इन 1897 बाय द चापेकर ब्रदर्स। तो ये जो एसोसिएशन हुआ है, ठीक है, ये रैंड जो थे वो एक तरह से फमाइन कमिश्नर थे, इनका जो है वो यहाँ पर जो है वो असैसिनेट किया, इन्हें चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था। और ये दो ब्रदर्स हैं, इनको भी हम कवर करेंगे रेवोल्यूशनरी पार्टीज के, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। 1898 में यहाँ पर जो है वो तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो तिलक को अरेस्ट किया गया था वो किया गया था सेडिशन के चार्जेस के अंडर। कोई बताएगा कि सेडिशन का जो सेक्शन है वो कौन सा है, किस सेक्शन के अंडर जो है वो सेडिशन मेंशन्ड है?
सेडिशन जो है वो सीआरपीसी या आईपीसी के सेक्शन की अगर हम बात करें तो 124 के अंडर मेंशन था, अभी तो चेंज हो गया है, तो ये याद रखना। और सेडिशन चार्जेस के अंडर जो है वो तिलक को यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया गया था। ऐसा कहा गया कि तिलक का जो एक श्लोक था जो भगवत गीता से प्रभावित था, उसने क्या किया, चापेकर ब्रदर्स को प्रमोट किया। चापेकर ब्रदर्स को जो वो एक था क्या कहते हैं उसको, कि उन्हें जो है वो उत्सकाया कि आप क्या करो, यहाँ से क्या करो कि जो है कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज करो। तो एक कारण था। 1898 में यहाँ पर जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में जो है वो एनी बसंत ने बनाया। ये भी पेपर में पूछा गया है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस में वो किसने बनाया था, तो दैट इज बाय द एनी बसंत। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है लॉर्ड कर्जन, जिसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है पार्टीशन की कहानी। और लॉर्ड कर्जन जो है वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। इसके टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।